नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और आज कहानी उत्तर प्रदेश के उस मसीहा की जिसने इस प्रदेश में तमाम पिछड़ी जातियों को लामबंद किया और खासकर कुर्मी विशेष जाति को, जो अधिकारों की मांग एक लंबे समय से कर रही थी। एक कविता आपको सुनाऊंगा। पाश लिखते हैं कि मैं खूब जानता हूं नीले सागरों तक फैले हुए इस खेतों खानों भट्टों के भारत को। वह ठीक इसी का साधारण सा एक कोना था जहां पहली बार जब दिहाड़ी मजदूर पर उठा थप्पड़ मरोड़ा गया था किसी खुरदुरे हाथों में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक किस्सा प्रतापगढ़ का बहुत मशहूर है कि जब प्रतापगढ़ में 90 के दशक में राजा भैया का आतंक बोलता था और सामंतवादी ताकतों के खिलाफ इतनी दहशत थी कि किसी भी पिछड़े और बहुजन तबके के घर में अगर शादी भी होती थी तो ढोलक नहीं बजती थी। ये खौफ, ये आतंक था। उस दौर में प्रतापगढ़ में किसी भी पिछड़े समाज के व्यक्ति का खुल करके अपनी बात रख पाना, यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शन करना तो बहुत दूर की बात है, अपनी सामाजिक परंपराओं और खुशियों को भी सेलिब्रेट करना उन्हें मनाने का हक नहीं था। वो दास ना होते हुए भी दास थे, और ऐसे दास थे जिन्हें जब चाहा तब इस्तेमाल किया गया और जब चाहा तब दुत्कार दिया गया। लेकिन 1995 के बाद परिवर्तन की बयार बनी। डॉक्टर सोनीलाल पटेल को जो लोग जानते हैं वो ये किस्सा बार बार दोहराते हैं, इसलिए मैं आज ये किस्सा आपको सुना रहा हूँ। प्रतापगढ़ की धरती पर खौफ का माहौल ये था कि कोई विपक्षी पार्टी अगर अपना कार्यक्रम करना भी चाहती थी तो उसके नेता को सुनने के लिए लोग नहीं आते थे। अलबत्ता अगर 6 लोग यहाँ से किसी राजनीतिक पार्टी से प्रतापगढ़ में अपना कार्यक्रम करने गए हैं तो वहाँ का कोई गेस्ट हाउस, वहाँ का कोई हॉल उन्हें देने को तैयार नहीं होता था। बमुश्किल से अगर सड़कों पर मंच लगाकर आप बात करें भी तो सुनने वाली भीड़ में इतना खौफ था कि वो किसी और व्यक्ति के साथ जाकर के राजनीतिक तौर पे ना जुड़ पाती थी ना खड़ी हो पाती थी। ऐसे दौर में सामंतवादी ताकतों को कैसे चुनौती दी जाए, ये सवाल सामने उठ करके खड़ा हो रहा था। डॉक्टर सोनीलाल पटेल इकलौते नेता थे जिन्होंने प्रतापगढ़ की धरती से ही शुरुआत की और पहला विधायक भी अपना दल को प्रतापगढ़ की धरती से मिला। आप कल्पना कीजिए कि 1995 के उस दौर में जब न टेलीफोन था, ना अच्छे संसाधन थे, ना डिजिटल मीडिया था, सामंतवादी ताकतें हावी थीं, उनके हाथ में सत्ता थी, उनके पास ताकत थी, पुलिस उनकी थी, सिस्टम उनका था, मगर चुनौती पिछड़ों की थी। किस्सा ये है कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल अपनी यात्रा के लिए प्रतापगढ़ गए हुए थे। सुनने वाले लोगों की कमी थी, कोई हॉल देने को राजी नहीं था। तो डॉक्टर सोनीलाल पटेल एक तखत पर खड़े हो जाया करते थे और एक भोंपू लगा लेते थे और अकेले उस मंच से प्रतापगढ़ के भीतर सामंतवादी ताकतों को खुली चुनौती देते थे। कुछ तो ऐसा था कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल को लोग छूने से डरते थे, कुछ तो ऐसा सहयोग और समर्थन उन्हें प्राप्त था इस समाज का कि उन पर हमला करने से लोग डरते थे। बशर्ते उनसे इतना ही कहते थे कि आप आ जाए, इसके बाद दोबारा मत आइएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और सोनीलाल पटेल जी मुस्कुराते हुए कहते थे कि प्रतापगढ़ में कुर्मी है, पिछड़ा समाज है, ये मेरा घर है, मैं अपने घर बार बार आऊँगा। एक अनवरत प्रोसेस चलता रहा। एक किस्सा है कि राजा भैया के घर के सामने से कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी अपनी रैली नहीं निकाल पाती है। यह आतंक का सबसे चरम सीमा पर होने वाला सिलसिला था। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जीप पर अकेले खड़े होकर के भोंपू लगा के राजा भैया के घर के सामने से सामंतवादी ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए ये नारा लगाते हुए जाते थे कि कमेरो जागो और सत्ता पर कब्जा करो, क्योंकि सामंतवादी ताकतों ने तुम्हारा लंबा शोषण किया है, लंबे अरसे से तुम्हारे हक और अधिकारों को मारा है। डॉक्टर सोनीलाल पटेल की इन तमाम बातों का असर प्रतापगढ़ पर ही सिर्फ नहीं हुआ, उसके आसपास के तमाम क्षेत्र, इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बरेली, बनारस, सिद्धार्थनगर, तमाम जगह जहां पिछड़ा और कुर्मियों की बहुसंख्यक आबादी थी लेकिन सत्ता में उसकी भागीदारी शून्य थी, वो सभी लामबंद होने लगे, वो सभी खड़े होने लगे। कल्पना कीजिए कि डॉक्टर सोनीलाल पटेल अपने रहते हुए लगभग 70 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ने की हैसियत रखने लगे थे। डॉक्टर सोनीलाल पटेल की इस हैसियत से ही सामंतवादी ताकतें परेशान थीं। इसीलिए ऐसी खबरें भी मीडिया में चलाई जाती हैं कि वो नेता जो कभी अपना चुनाव नहीं जीता, जो नेता चुनाव लड़ने के लिए कभी खड़ा नहीं हुआ, जिसका पूरा प्रयास ही यही था कि सामंतवादी ताकतें झुकें, जो दूसरों को नेता बनाना चाहता था, जो पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की बात करना चाहता था, उस पूरे आंदोलन को एक सांसदीय, विधायकी और मंत्री पद की सीट तक
समेटने का प्रयास बड़े बड़े मीडिया संस्थान करते हैं। एक बात कही गई कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना हम शूद्र बने। ये सीधा प्रोसेस है कि अगर आप विद्या नहीं पा पाएंगे, आपको अध्ययन करने का अधिकार नहीं होगा, तो आगे चल करके आपके पास व्यापारिक सोच और समझदारी कम होगी। जब अध्ययन नहीं होगा, विद्या नहीं होगी, धन नहीं होगा, तो आप शूद्र कहलाएंगे। शूद्र की इस देश में तय परिभाषा ही यही है कि वो गरीब है, वो कमजोर है, वो पिछड़ा है। और विद्या ही एकमात्र वो साधन है जो आपको मजबूत बनाती है, जो आपको शिक्षित बनाती है और आर्थिक तौर पर संपन्न बनाती है। अगर आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी तो ही आगे बढ़ेगी, ये बात डॉक्टर सुन्नीलाल पटेल बार बार कहते थे। डॉक्टर सुन्नीलाल पटेल की जो क्रांति थी, कमेरा समाज की जो चेतना थी, उसका पूरा जो हिस्सा था वो कमेरावाद के आसपास घूमता था। कमेरावाद यानी वो तमाम समाज जिसकी रोजी रोटी प्रतिदिन के काम पर निर्भर है, जो ठेली लगाता है, जो रिक्शा लगाता है, खेत में मजदूरी करता है, स्कूटर बनाता है, ऑटो पार्ट्स बनाता है, तमाम वो संस्थान, तमाम वो लोग जिनकी जीविका का साधन मजदूरी पर है प्रतिदिन की, उनकी चुनौती के लिए डॉक्टर सुन्नीलाल पटेल ने कमेरावाद की स्थापना की। ये उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा मौका था कि जब कोई ऐसा वाद जन्मा था जो धर्म और जाति की विध्वंसक राजनीति से परे था, क्योंकि कमेरावाद ना कोई धर्म था ना कोई जाति थी। ये उन तमाम लोगों का समूह था जो काम तो करते हैं लेकिन उनका काम मारा जाता है। अब मैं पाश की एक और लाइन आपसे कहता हूं। पाश लिखते हैं जिस बात को शायद डॉक्टर सुन्नीलाल पटेल ने उन्हें उस दौर में ही समझ लिया था। पाश लिखते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती है, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है, सबसे खतरनाक होता है किसी के सपनों का मर जाना। और यही सामंतवादी ताकतें लगातार कर रही थी। उन्होंने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि पिछड़ा और दलित समाज राजनीति भी कर सकता है, पिछड़ा और दलित समाज किसी कंपनी का एमडी भी बन सकता है, पिछड़े और दलित समाज से आने वाला लड़का किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रिंसिपल भी बन सकता है। उसे हमेशा ये महसूस कराया गया कि तुम सेवा के लिए बने हो और सेवा भोगने के लिए सवर्ण और सामंतवादी ताकतें। लेकिन इस व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर सुन्नीलाल पटेल के आंदोलन का असर ये है कि आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाली हर एक पार्टी को अपने संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब कोई चेहरा चाहिए होता है तो वो पटेल तलाशते हैं। वही पटेल जिसकी भूमिका डॉक्टर सुन्नीलाल पटेल ने 1995 में तय की थी। तो सोचिए राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं, कैसे एक मसीहा की हत्या हो जाती है जिसकी जांच नहीं होती है, मगर उसके नाम पर उत्तर प्रदेश में 4-4 पार्टियां राजनीतिक दावेदारी भरती हैं। कैसा समाज खड़ा हुआ है। क्या कुर्मी समाज को ये नहीं लगता कि उसके मसीहा की हत्या की जांच होनी चाहिए? क्या पिछले समाज को ये नहीं लगता कि क्या न्याय होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए? ये तमाम सवालों के जवाब जरूर तलाशिए। हमें कमेंट बॉक्स में डॉक्टर सुन्नीलाल पटेल से अपना जुड़ा हुआ कोई किस्सा बताइए। हम उस किस्से को बोलतंत्र पे सुनाएंगे और पिछले समाज की तमाम खबरें अगर पिछड़े समाज की जबान से आएंगी तो मेन स्ट्रीम मीडिया के पास जो गोदी मीडिया वाला सेगमेंट है वो कमजोर होता जाएगा। खबरें अगर आपकी हैं तो आपसे ही शुरू होनी चाहिए, बोलतंत्र का ये मानना है। बोलतंत्र के साथ जुड़िए, पिछड़े समाज की तमाम खबरों और उनकी जानकारी को जानिए, बोलतंत्र को सहयोग करिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वंचित तबके की आवाज नहीं बनता है। धन्यवाद।